जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके यानी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, सही तरीके से समझ लेना है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाली है उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा टाइम देना है और अपने जो एग्जाम के लिए कुछ 2 मार्क्स 3 मार्क्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो स्टैटिक जीके पार्ट 3 है ये वाला, इसका मतलब 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसकी प्रैक्टिस कंपलसरी होती है। यदि प्रैक्टिस नहीं करिए तो भी आपका जो पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है, इसलिए केवल टॉपिक पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। राइट, चलिए तो फिजिक्स की क्लास है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है ये देखें, और ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक वाइज क्लासें हैं सारी। ठीक है, जितनी भी क्लास यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हर एक क्लास आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। ये वाली जो क्लास है किसकी है, किस टॉपिक की है, तो ध्वनि और तरंगों से जुड़ी हुई सारी ये टॉपिक है पूरा। ठीक है, एक टॉपिक आपने पढ़ा है ध्वनि, बस ध्वनि टॉपिक से रिलेटेड पूरा ये क्वेश्चंस वगैरह है। राइट, चलिए तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला वाला जो प्रश्न है ये क्या बोला है इसमें और इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। बिना ऑप्शन के यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेस्ट तरीके से होती है। क्योंकि ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आप अंदाज से मन से भी लगा देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें ज्यादा। ठीक है, लेकिन बिना ऑप्शन का प्रश्न रहेगा तो आप थोड़ा सा विचार करेंगे, सोचेंगे, उसको कैलकुलेट मतलब एक प्रकार से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, फिर आंसर यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो आपकी जो चीजें हैं ना, एक चीज को याद करने की कोशिश करेंगे, दूसरी चीजें भी याद होती है, दूसरी भी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर पहले वाला प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और इसका जो भी आंसर आए उसको कमेंट कर दें। चलिए, तो पहला प्रश्न यहां पर क्या कहता है, ये रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगों और तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंगे हैं, यहां पे 4 प्रकार की तरंगे आपको दे रखी है। ठीक है, तरंगों वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक तरंग के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से जो यांत्रिक तरंगे हैं, तो यांत्रिक तरंगे इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइंड में यदि क्लिक हो चुका है इसका आंसर तो कमेंट कर दे सबसे पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पर देख लें। ठीक है, अपना आंसर मिला लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे क्या है, ये कैसी तरंगे हैं, तो ये यांत्रिक तरंगे हैं। और बाकी यहाँ पे जितनी भी लिखी है ये सारी कैसी तरंगे हैं, तो ये अयांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलेंगे। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हुआ कौन सा, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे, राइट, इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर है, यांत्रिक तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, पहला एक प्रश्न है लेकिन एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। राइट, कैसे, एक तो यांत्रिक तरंगे कौन सी है, तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे बोलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे कौन सी है, तो रेडियो तरंगे हैं, एक्स तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे ये हैं। ये सब क्या है, ये अयांत्रिक तरंगों में आएगा। राइट, अब फिर यहाँ पर देखें दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सिंपल सा है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की तरंग होती है, वायु में ध्वनि की तरंग होती है। इस प्रश्न को समझें सबसे पहले कि आंसर इसका क्या पूछ रहा है, क्या चाह रहा है वो। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की तरंग होती है, कैसी होती है, सिंपल है, 2 प्रकार की तरंगें होती है वायु में, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ध्वनि तरंग जो होती है वायु में वो कैसी होती है ये आपको यहाँ पे जवाब देना है, अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य है। कमेंट करें जो भी है अपना, फिर यहां पर देख ले। चलिए, तो वायु में ध्वनि की तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। राइट, यहां पे देख लें, लिख दे रहा हूं मैं, अनुदैर्ध्य तरंग या तरंगे। राइट, ये यहां पर इसका कंप्लीट हुआ। फिर यहां पर देखिए तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या बोला है, तीसरे वाले में यह बोला है कि दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे होती है वो परावर्तित होती है, कहां से परावर्तित होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो तरंगे होती है कहां पर जाती है और कहां से टकरा के वापस आती है। जमीन से ऊपर जाएगी और ऊपर से ऊपर कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सी जगह है, ठीक है, जहां से टकरा के वापस आती है। तो आपने यहां पर वायुमंडल के बारे में पूरा पढ़ा है। ठीक है,
तो समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, ये सारा सब कुछ पढ़ा है भूगोल में, राइट। तो अब इन सब में से कौन सा ऐसा मंडल है जहां से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और रेडियो तरंगे वापस आती है? तो आयन मंडल है। कौन सा है? आयन मंडल। आयन मंडल एक ऐसा मंडल है जो पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। लगभग कितना है? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ऊपर का जो लेयर है वो वाली क्या है? वो आयन मंडल है। ठीक है, आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। तो जो आयन मंडल है यहां से ही जो रेडियो तरंगे जाती है वो वापस यहां से ही टकरा के ना परावर्तित होकर वापस आती है। ठीक है, उसके बाद में आपको रेडियो पर न्यूज वगैरह सुनाई देता है, टीवी पर न्यूज वगैरह सुनाई देता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये आयन मंडल से लौट कर आती है। तो इसका यहां पे प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है कहां से होती है? तो आयन मंडल से, राइट। तो यहां पर लिख दें आयन मंडल, आयन मंडल, राइट। ये इसका आंसर है। क्लियर? अब इसके बाद फिर देखें फोर्थ वाला, तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? बहुत सारे स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट इस प्रश्न को पहली बात तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहा है ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न ये कह रहा है इस शून्य का मतलब क्या होता है, इसका समझ लो। सबसे पहले शून्य का मतलब होता है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा ना हो, राइट। तो इस तरीके से यहां पे निर्वात शब्द लिख दे रहा हूं, निर्वात ये है। तो तरंगे जो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है वो कौन सी तरंगे हैं? तो वो केवल एक ही तरंगे है, वो है ध्वनि तरंगे। ठीक है, बाकी प्रकाश तरंग है, एक्स तरंगे हैं या फिर रेडियो तरंगे, ये सब निर्वात में जहां पर हवा नहीं है, माध्यम कोई माध्यम नहीं है, वहां पर भी गमन करती है। कौन सी? एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। केवल ध्वनि तरंग ऐसी है जो निर्वात में आपका काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्वनि तरंगे निर्वात में या शून्य में संचरण नहीं कर सकती, राइट। तो कौन सी है? ध्वनि, ध्वनि तरंगे, तरंगे, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें आगे, तो आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है। जो आप मान लो से कि आपकी आंतों में किसी कोई रोगी है, ठीक है, बीमार व्यक्ति है, उसके आंतों में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वहां पर उसके निदान के लिए, आंतों के रोगों के निदान के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको यहां पर बताना है, राइट। तो देखो, अधिकतर हम कभी न कभी, हमें अब तक साल में एक बार, दो बार, तीन बार कभी न कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा, एक्सरे होते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन होता है, राइट। तो उसमें कौन सी किरणें होती है, कौन सी तरंगे होती है? वहां पे एक्स तरंगे होती है। कौन सी? एक्स तरंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पेट को पूरा स्कैन करते हैं सिटी स्कैन द्वारा, ये सब कुछ एक्सरे वगैरह, तो वहां पे एक्स तरंगे होती है, तो एक्स किरणें हो गई, राइट। तो तरंगे कौन सी है? एक्स तरंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर यही है कि आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है किसका? एक्स तरंगों का, राइट, एक्स तरंगों का, राइट। अब एक्स तरंगे बोलो या फिर एक्स किरणें बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। किरणें, एक्स किरणों का या फिर एक्स तरंगों का, ठीक, इस तरीके से ये। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, 6वें नंबर पे आ जाए और 6th नंबर पे यहां पे क्या लिखा है? कॉस्मिक किरणें हैं। जो कॉस्मिक किरणें हैं ये क्या है? इसके बारे में यदि आपने पढ़ा है तो आप 100% यहां पे इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो यहां पे कॉस्मिक किरणें क्या होती है, इसके बारे में क्या आपको पता है? यदि पता है तो डिटेल में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और ये क्या है, तो शॉर्टकट में यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि कॉस्मिक किरणें होती क्या है। ये एक प्रकार की क्या है? आवेशित कण है। क्या है? आवेशित कण होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक किरणें कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आवेशित, आवेशित कण, ये है आवेशित कण होते हैं, राइट। अब इसके बाद यहां पे 7वें नंबर पे आ जाए, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, ठीक है। बेतार के तार का मतलब सिंपली हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी को आपने फोन लगाया, ठीक है, फोन लगाया तो ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट वहां पे आपके मोबाइल से जो तरंगे निकलेगी सीधे उसके पास जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है कि आपने फोन लगाया किसी को,
जो आपका साउंड है, जो तरंगे हैं, वो जाएगी कहाँ पर? सबसे पहले आयन मंडल में। आयन मंडल वापस रिफ्लेक्ट करेगा, वापस परावर्तित करेगा कहाँ पर? जो जिसको आपने फ़ोन लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। किरणें इस तरीके से तरंगे जाती है और वापस लौटती है, जिसको बोलते हैं परावर्तित होना, ठीक है। तो इस तरीके से बेतार के तार, मतलब सिंपल वही बातचीत करना, इस तरीके कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो वही आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर का मतलब सीधा मतलब होता है आयन मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे आयनोस्फीयर बोलो या फिर आयन मंडल बोलो, बात एक ही है, आयन मंडल, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पर इंग्लिश में बोल देंगे आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, राइट। ये इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। यदि आपके लिए यहाँ पे इतनी मेहनत हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो शेयर करने से ये होगा कि आपके जो दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, वो भी जुड़ पाएगा, ठीक है। उनमें और आप में क्या होगा? कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, थोड़ा ग्रुप बनेगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, राइट। ये चलिए, तो अगला यहाँ पे 8वें नंबर पे आ जाए। 8वें नंबर पे क्या बोला है कि दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं जो दूरसंचार के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? कौन सी वेव्स है? तरंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं। तो कौन सी वेव्स है जो दूरसंचार के लिए प्रयुक्त की जाती है, उपयोग में लाई जाती है? यदि आपको याद है तो कमेंट कर दें, नहीं याद है तो यहाँ पर देख लें, ठीक है। दूरसंचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त जो तरंगे होती है वो होती है माइक्रोवेव्स। कौन सी? माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद 9th नंबर पे आ जाए। रडार जो शत्रु के वायुयान का पता लगाता है, वह उपयोग करता है। एक ऐसा रडार है जो बाहर से अपनी सीमा के अंदर, मान लो से कि इंडिया है, हमारा देश है, हमारे देश में यदि कोई शत्रु, दुश्मन का कोई जहाज या कोई फाइटर प्लेन अंदर आता है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन है? वो है रडार। कौन है? रडार। जो उस बाहर से शत्रु का जो जहाज है या फिर जेट है वो अंदर आता है, तो ये बता देगा, संकेत दे देगा कि हाँ, बाहर से कोई आया है, कोई दुश्मन का कोई जेट आया है, ठीक है, फाइटर जेट आया है। तो ये पता लगा लेगा। लेकिन ये पता लगाएगा कैसे? वो भी तरंगों के माध्यम से ही लगाएगा, ठीक है, किरणों के माध्यम से ही लगाएगा। तो किस तरीके से? तो उसमें किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये वाला पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो आपने यहाँ पर इसका आंसर कमेंट कर दिया है, नहीं किया है तो अभी कर दें, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें। और हाँ, यदि इसके बारे में, रडार के बारे में आपको डिटेल में पता है, तो आप जरूर यहाँ पर डिटेल में बोल के यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कमेंट कर दें, ठीक। तो चलिए, तो रडार में किस तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्वनि तरंगों का। किसका? ध्वनि का नहीं, रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन रेडियो तरंगों के माध्यम से ही रडार क्या करता है? काम करता है और संकेत देता है। सुरक्षा प्रणाली में मान लो कहीं पर सेंध होती है, तो ये यहाँ पर अलर्ट रहता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने 9 प्रश्न आपके सामने हुए हैं। और फिर यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क है, और वो प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, क्योंकि वो प्रश्न यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ठीक। और वो प्रश्न यहाँ पे देख लें कौन सा प्रश्न है वो। हाँ, तो प्रश्न ये है, 10वां प्रश्न यहाँ पर समझ लें कि सीटी स्कैन में किस प्रकार की किरणों का या तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीटी स्कैन में किस प्रकार की किरणों का या फिर तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। इसके बारे में इसका आंसर आपको देना है। हालांकि इस वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान है या नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कि यदि ध्यान है तो आप सही लिखोगे, ध्यान नहीं है कि माइंड कहीं और था तो फिर आप गलत लिखोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा वीडियो था, यहाँ तक ही इसको एंड करेंगे। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।